अब असेंट फार्मूला आप आराम के साथ समझ सकते हैं। ये एक लिक्विड, ये लिक्विड की ओपन सरफेस बनाई, दिस इज द ओपन सरफेस ऑफ लिक्विड। और इस लिक्विड में आपने एक कैपिलरी ट्यूब वर्टिकल पोजीशन में खड़ी की हुई है। तो ये कैपिलरी ट्यूब, लेकिन हम डायग्राम में से थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं। है ये कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, सिंपल लॉजिक्स है, मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी नहीं है। एक पॉइंट मैंने लिया है यहां लिक्विड के बाहर, पॉइंट ए। दूसरा पॉइंट लिया है लिक्विड के अंदर, पॉइंट बी। पॉइंट ए कहां है? पॉइंट ए है आपका एग्जैक्टली अबव लिक्विड सरफेस, ठीक लिक्विड सरफेस के ऊपर। बी क्या चीज है आपका? बी कहां है? एग्जैक्टली बिलो लिक्विड सरफेस, जस्ट बिलो लिक्विड सरफेस, जस्ट बिलो। एग्जैक्टली भी नहीं, मुझे वर्ड लिखना चाहिए था जस्ट अबाउट, जस्ट बिलो। डेप्थ ऑफ बी इज 0। लिक्विड सरफेस से डेप्थ इसकी कितनी है? 0 है, ठीक है। डेप्थ कितनी है इसकी लिक्विड सरफेस से, फ्री सरफेस से? 0, जस्ट बिलो लिक्विड सरफेस, ठीक है। तो प्रेशर एट ए, प्रेशर एट ए कितना होगा बताओ? ए पर कितना प्रेशर है? सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे मैं लिख रहा हूं पी ए। प्रेशर एट बी कितना होगा? डेप्थ इसकी 0 है, तो कितना होगा यहां प्रेशर? बिल्कुल यहां भी उतना ही होगा जितना ए पर है, पी ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। ए तो है ही एटमॉस्फेयर में, एयर में, लेकिन बी लिक्विड सरफेस के ठीक नीचे है, डेप्थ इसकी 0 है, तो यहां भी प्रेशर कितना होगा लिक्विड का? उतना ही जितना है। अब अपनी कैपिलरी ट्यूब के अंदर आ जाइए। कैपिलरी ट्यूब, अभी हमने लिक्विड और सॉलिड का वो पेयर लिया हुआ है जिसमें लिक्विड सॉलिड को भिगो देता है, भिगा देता है। तो याद कीजिए कि इसमें सरफेस एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा? ये आपका सिंपल वाटर है, और जिस मटेरियल की आपने ट्यूब बनाई हुई है, ये मटेरियल है ग्लास, ग्लास की ट्यूब है वाटर के साथ में। तो वाटर ग्लास के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ कि यहां लिक्विड की सरफेस, लिक्विड की सरफेस कैसी हो गई? कॉनकेव, दब गई अंदर की तरफ को। याद कीजिए कल परसों वाला डायग्राम, कि जहां लिक्विड टच करता है एंगल ऑफ, जो लिक्विड वेट कर देता है सरफेस को, सरफेस को भिगा देता है, उसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री। ये लेस देन 90 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट है। पानी ग्लास की सरफेस पर थोड़ा सा ग्लास की तरफ को चढ़ जाएगा ऊपर। अगर ये कैपिलरी ट्यूब है तो यहां भी चढ़ गया, यहां भी चढ़ गया। कुल मिलाकर के क्या रहा? कुल मिलाकर के कैसी हो जाएगी मेनिस्कस? इसका सरफेस कैसी होगी?
कर्व हो गई। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर से हम पॉइंट ले रहे हैं। एक पॉइंट लिया है सी, दिस पॉइंट इज सी। तो सी कहां है? सी है जस्ट अबव लिक्विड मेनिस्कस। मैंने वर्ड यूज कर दिया यहां सरफेस की बजाय, क्योंकि इसकी शेप बदल गई है। जस्ट अबव लिक्विड मेनिस्कस, लेकिन कहां? इनसाइड द ट्यूब। और डी कहां है आपका पॉइंट? डी कहां है? ये पॉइंट बनाया डी। ये कहां है? इट इज जस्ट बिलो द लिक्विड मेनिस्कस। कहां? इनसाइड द ट्यूब। ठीक है। प्रेशर सी पर कितना प्रेशर होगा? व्हाट इज द प्रेशर एट सी? प्रेशर एट सी कितना प्रेशर होगा? रेज योर हैंड्स, कौन बता सकता है? बिल्कुल, आप सब सोचते ज्यादा हैं, जबकि फिजिक्स बिल्कुल सिंपल है। इतना नहीं सोचना होता, जैसा जैसा है वैसा देख। पॉइंट ए कहां है? एटमॉस्फेयर में। तो पॉइंट ए पर प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पॉइंट सी कहां है? एयर में, एटमॉस्फेयर में। भले ही होता रहे ये सर ट्यूब के अंदर, है तो एयर में ही, है तो एटमॉस्फेयर में। तो प्रेशर एट सी कितना है? सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? पीए। कोई शक नहीं इसके अंदर। इस पॉइंट सी को लिक्विड से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये लिक्विड के ऊपर है। लिक्विड के ऊपर है, एयर में है, होता रहे ठीक है, लिक्विड के ऊपर है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब बहुत ध्यान से बताइएगा, प्रेशर एट डी। आपने सिर्फ ये बताना है, कितना है ये नहीं बताना, बस इतना बता दीजिए कि जितना सी पर प्रेशर है उतना ही होगा, या उससे कम होगा या ज्यादा होगा पॉइंट डी पर प्रेशर। डी इज जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस इनसाइड द ट्यूब। ट्यूब के अंदर जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस है, इनसाइड द ट्यूब। रेज योर हैंड्स। वर्णिका ने ठीक बताया है, प्रेशर एट डी इज नॉट इक्वल टू प्रेशर एट सी। प्रेशर एट डी इज लेस देन प्रेशर एट सी। कितना कम होगा फिलहाल हमें इस चक्कर में नहीं पड़ रहे, लेकिन यह बात निश्चित है कि पॉइंट डी पर प्रेशर पॉइंट सी से तो कम होगा। अब क्यों कम होगा ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंस इन प्रेशर ऑन द टू साइड्स ऑफ लिक्विड सरफेस। अगर लिक्विड सरफेस प्लेन सरफेस है तो इस सरफेस के ऊपर, सरफेस के नीचे, दोनों तरफ प्रेशर सेम है। अगर लिक्विड की सरफेस उभरी हुई है, कॉन्वेक्स शेप में है, कौन सी होती कॉन्वेक्स शेप में? पानी के बूंद की सरफेस कॉन्वेक्स शेप में उभरी हुई, तो इसमें प्रेशर हाई है अंदर और बाहर कम है। अगर आपके लिक्विड की सरफेस कॉनकेव है, इस शेप में बन गई, कहां है ये सरफेस? हाँ, वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर। तो फिर कॉनकेव साइड पर हाई प्रेशर है, कॉन्वेक्स साइड पर लो प्रेशर है। बिल्कुल डेफिनेट है कि दोनों तरफ प्रेशर सेम नहीं हो सकता। कॉनकेव साइड पर प्रेशर हाई ही होता है, चाहे लिक्विड की सरफेस आपकी कॉन्वेक्स शेप में हो या कॉनकेव शेप में हो। और जो उभरी हुई साइड है वहां हमेशा लो प्रेशर होता है। अब बहुत ध्यान से देखिए कि एक पॉइंट हमने यहां लिया है जस्ट अबाउट द सरफेस, जो कि एटमॉस्फेयर में है, तो यहां प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। लेकिन दूसरा पॉइंट कहां ले लिया? जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस। वो कहां आ गया? कॉन्वेक्स साइड में आ गया, तो यहां प्रेशर कितना हो रहा है? लो प्रेशर हो रहा है।
ये बात क्लियर है कि प्रेशर एट डी इज लेस देन प्रेशर एट सी। कितना कम होगा, कोई इसका आइडिया बता पाए? प्रेशर एट डी, जो प्रेशर था सी पर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस समथिंग, उससे कुछ कम होगा। कितना कम हो सकता है, कितना कम होगा ये प्रेशर? यहां हमने फाइंड किया था एक्सिस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, उस लिक्विड के लिए जिसका सरफेस टेंशन ऐसे। कहां है ये जो दबा हुआ साइड है, कॉनकेव साइड पर, यहां प्रेशर एक्सिस है। कितना एक्स्ट्रा प्रेशर है ये, कितना एक्स्ट्रा है ये प्रेशर? 2s/r। किस साइड में है ये? दिस इज द एक्सिस प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर है ये। जितना प्रेशर इस लिक्विड ड्रॉप के बाहर है उससे ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2s/r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ ड्रॉप। कहां ये एक्सिस प्रेशर? इनसाइड द ड्रॉप, यहां इस जगह। कौन सी साइड पर, कौन सी साइड है ये? इस सरफेस की कौन सी साइड है? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉन्वेक्स या कॉनकेव है? अंदर वाली साइड कौन सी है? कॉनकेव साइड। कॉनकेव साइड पर हमेशा प्रेशर लार्जर है एज कंपेयर टू प्रेशर एट कॉन्वेक्स साइड। अब ध्यान से बताना, यहां तो प्रेशर लार्जर है, तो फिर इसके बाहर प्रेशर कम, इन कंपैरिजन टू प्रेशर इनसाइड, बाहर प्रेशर कितना होगा? कम होगा। कौन सी सरफेस है बाहर, कौन सा शेप है बाहर? कॉन्वेक्स सरफेस है ना। इसी चीज को तो हमने सीखा था यहां, इसी चीज को तो सीखा था क्या, कि कॉन्वेक्स सरफेस पर हमेशा प्रेशर लो होता है, चाहे कहीं भी कोई सी भी कंडीशन है। कॉन्वेक्स साइड पर चाहे एयर हो, कॉन्वेक्स साइड पर चाहे लिक्विड हो, कॉन्वेक्स साइड पर प्रेशर हमेशा कम है। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि यहां इस पॉइंट पर आउटसाइड द लिक्विड तो प्रेशर फिक्स हो गया, कितना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये ठीक एटमॉस्फेयर में है ये पॉइंट, और कहीं किसी से कोई मतलब नहीं। जबकि इसकी कॉन्वेक्स साइड यानी जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस प्रेशर को कम होना है। तो अब ये बताइए कि अगर यहां प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, तो फिर इसके नीचे जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस ऑन द कॉन्वेक्स साइड यहां प्रेशर कितना कम होगा? बिल्कुल सही बात, सही बात बताई इन्होंने। क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस 2s/r, 2s/r, क्योंकि ये कॉन्वेक्स साइड में आ रहा है। सिंपल सी बात है, यहां s क्या है? s है आपका सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड का सरफेस टेंशन है। और r क्या चीज है? r है यहां रेडियस ऑफ मेनिस्कस, अभी से डिस्कस करेंगे रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो पॉइंट डी पर प्रेशर तो हो गया कम, पॉइंट डी पर प्रेशर हो गया पॉइंट सी से कम। पॉइंट सी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पॉइंट ए पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पॉइंट बी पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जरा देखना तो सही कि पास्कल लॉ वायलेट नहीं हो रहा क्या यहां? पास्कल ने कहा था लिक्विड के अंदर एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर दो अलग अलग प्रेशर नहीं हो सकते। पॉइंट बी और पॉइंट डी दोनों सेम लेवल पर है, जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस, जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस। और पास्कल ने कहा कि लिक्विड के अंदर चाहे आप बहुत गहराई पर है या कुछ भी है, कहीं भी है, जस्ट बिलो द सरफेस है या गहराई पर है या कुएं में है या समुद्र में, एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर दो अलग अलग प्रेशर नहीं हो सकते। लेकिन सरफेस टेंशन के हिसाब से आ रहा है क्या कि प्रेशर डी पर तो प्रेशर कम है, बी पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन डी पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। कितना कम है? 2s/r। तो अब ये तो नेचर के दो लॉ हो गए ना। सरफेस टेंशन होना किसी लिक्विड में, ये भी नेचर की प्रॉपर्टी है, ये भी नेचर की लॉ है, हम नहीं बदल सकते। नेचर के लॉस को हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि नेचर में ये लॉ कैसे काम कर रहे हैं,
बदल नहीं सकते, उन्हें किसी भी तरह नहीं बदल सकते। और एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होना है, ये भी, ये पास्कल लॉ, पास्कल ने तो सिर्फ इसे ऑब्जर्व करा है, तो नेचुरल लॉ है, ये तो नेचर में होता है ऐसा। पास्कल ने उसे ऑब्जर्व कर लिया तो हमने उनको इज्जत देने के लिए पास्कल लॉ कहने लगे। तो नेचर के दो लॉ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। नेचर अपने लॉ कभी वायलेट नहीं करता है। नेचर में जो जैसा लॉ है वो वैसा हमेशा काम करता है, हमेशा काम करता है। कहीं कोई वायलेशन नहीं है किसी भी नेचर के लॉ का, कोई वायलेशन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता कभी भी। ना नेचर के लॉ को हम बदल सकते, ना उन्हें हम खत्म कर सकते। लेकिन यहां तो वायलेशन लग रहा है ना, सीधा सीधा। सरफेस टेंशन कह रहा है ऐसा होगा, पास्कल लॉ कह रहा है कि ऐसा होगा। दोनों नेचर लॉ है, दोनों एक दूसरे के अलग अलग बातें कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों अपनी जगह से रहेंगे। कैसे रहेंगे, क्या होगा अब? दोनों अपनी जगह काम करेंगे, दोनों ही लॉ अपनी जगह काम करेंगे, पास्कल लॉ भी और सरफेस टेंशन वाला लॉ भी। क्या होगा? यहां जो प्रेशर की कमी आई है पॉइंट डी पर, इस कमी को पूरा किया जाएगा। इस कमी को कैसे पूरा किया जाएगा? इस कमी को पूरा किया जाएगा कि लिक्विड यहां इस कैपिलरी में, इस ट्यूब में ऊपर चढ़ जाएगा, ताकि यहां जो प्रेशर घट गया था वो वापस बढ़ जाए। किसके, किससे वापस बढ़ जाए? इस लिक्विड के प्रेशर से वो बढ़ जाए। जितनी प्रेशर में कमी आई थी 2s/r, वो पूरी कमी जब तक पूरी खत्म नहीं होगी, जब उस तक उस पूरी कमी को नहीं हटाया जाएगा, तब तक ये लिक्विड ऊपर उठता रहेगा। जहां इस लिक्विड का, इस लिक्विड जो ऊपर उठ गया, इस लिक्विड का प्रेशर उस 2s/r के बराबर हुआ, लिक्विड का ऊपर उठना रुक जाएगा। तो अब ये सपोज एच तक निकल गया, एच हाइट तक, और एक्चुअली ये एच हाइट ही हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? टू कंपनसेट द फॉल ऑफ प्रेशर एट डी, किसकी वजह से? ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से ये जो है लिक्विड का प्रेशर डिक्रीज हो गया है। इसे पूरा करने के लिए, इसे कंपनसेट करने के लिए क्या होगा? लिक्विड राइजेस टू हाइट h। कैसे? सच दैट reduced pressure is balanced by pressure of liquid column। जो ये लिक्विड का कॉलम बन गया, वो सारा जो प्रेशर यहाँ घट गया था वो सब इस बढ़े हुए प्रेशर से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, क्या? प्रेशर ड्यू टू रेज्ड लिक्विड इज इक्वल्स टू व्हाट? क्या? डिक्रीज इन प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन। एच रो जी इक्वल्स 2s/r। कितना बढ़ गया है प्रेशर? जितना घटा था उतना ही इसने बढ़ा दिया। तो एच कितना बन गया आपका? सिंपल सी बात है, क्या बनेगा बोलो? 2s/r रो जी मीटर। ये आपका एसेंट फॉर्मूला आ गया। कितना ऊंचाई तक उठ जाएगा प्रेशर? 2s/r रो जी। सिंपल सी बात है, जिस लिक्विड का सरफेस टेंशन ज्यादा है वो ज्यादा ऊंचाई तक उठेगा, दूसरा लिक्विड जिसका सरफेस टेंशन कम है वो कम ऊंचाई तक उठेगा। डेंसिटी लिक्विड की जितनी ज्यादा होगी वो कम ऊंचाई तक उठेगा, जिसकी लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी वो कम ऊंचाई तक उठेगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ज्यादा ऊंचाई तक उठ जाएगा।
अब यहां एक समस्या आती है कि आर, आर क्या चीज है यहां पर? रेडियस ऑफ मेनिस्कस। इट इज नॉट द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब की रेडियस नहीं है ये मेनिस्कस की रेडियस है। ये मेनिस्कस की रेडियस है, इट इज नॉट द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। दोनों की रेडियस में क्या डिफरेंस है? तो हमें इस फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज और करना है, क्या कि इस आर जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है इसे हमें लाना है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, तभी पता लग पाएगा। क्योंकि इसके अंदर जाकर कौन रेडियस फाइंड करेगा इस सरफेस की? इसके अंदर जाकर कैसे फाइंड कर लोगे? तो इसे हमने कैपिटल आर को सब्स्टिट्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। तो अब ये जो ऊपर का डायग्राम है, ये जो ऊपर का इतना हिस्सा है, इसे हम एनलार्ज करके बना रहे हैं। इसे हम एनलार्ज करके बना रहे हैं। ये मैंने कैपिलरी ट्यूब बनाई बड़ी सी, एनलार्ज करके बना रहे हैं इसे, ठीक है। और ये है आपका लिक्विड का मेनिस्कस सरफेस इनसाइड द ट्यूब। ट्यूब के अंदर लिक्विड की सरफेस है ये। इसके नीचे सारा लिक्विड आ गया, करेक्ट। अगर आप इस सरफेस को पूरा करें, अगर आप इस सरफेस को पूरा करने लगे तो क्या बन जाएगा? एक स्फीयर बन जाएगा। क्या बनेगा? एक स्फीयर बन जाएगा। इस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा। इस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। इस स्फीयर के सेंटर को मैं नाम लिख रहा हूं इसे ओ। और अब जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, ये आपकी रेडियस ऑफ मेनिस्कस है जिसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करा, और यही रेडियस आ रही है किसमें? एसेंट फॉर्मूले में आ रही है, ठीक है। अब देखना, जरा ध्यान से समझना। एक सर्किल में और ड्रॉ कर रहा हूं। ये सर्किल नहीं है, ये जो अभी रेड वाला ड्रॉ करा है ये सर्किल नहीं है। इट इज नॉट ए सर्किल, इट इज स्फीयर। ये जो मेनिस्कस है आपका, ये मेनिस्कस किस शेप में है? ये मेनिस्कस आपका इस शेप में है, जैसे आपने ये हाथ दबा रखा है, इस शेप में मेनिस्कस है, ठीक है। लिक्विड मेनिस्कस कैसा है? ये कैपिलरी ट्यूब समझ लीजिए आप, ये बड़ी है, पूरी कैपिलरी ट्यूब है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर। और मेनिस्कस कैसा है? मेनिस्कस ऐसा, ये लिक्विड की सरफेस आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं है लिक्विड की सरफेस, ये तो फ्लैट सरफेस हो गई, बल्कि क्या है? अंदर की तरफ दबी हुई। और आज मेरे पास है नहीं, एक बॉल रखता हूं मैं। बॉल, जैसे कि आपने बॉल यहां रखी और बॉल को उठा लिया, दिस इज द सरफेस ऑफ मेनिस्कस। अंदर की तरफ दबा हुआ सरफेस है ये गहराई गड्ढा है यहां, देख रहे हो? ये लिक्विड का सरफेस, फील तो हो रहा है ना आपको गड्ढा? ये लिक्विड का सरफेस है, मेनिस्कस है इनसाइड द ट्यूब, ठीक। तो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इसको मैं पूरा करूंगा। यहां सपोज एक बॉल यहां रखी हुई जिसने इसे दबा दिया अंदर, तो वो बॉल यहां बनाई हुई है, ये वो क्या है? ये वो बॉल है जिसने दबाई हुई। आप ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। आप एक सर्किल, ये किनारा किनारा, ये किनारा कौन है? ये आपका ट्यूब है। कहां जहां मेरी उंगली चल रही है, ये किनारा क्या चीज है? ये ट्यूब है। ये लिक्विड का मेनिस्कस अंदर की तरफ दबा हुआ, ऐसे जैसे कि यहां एक बॉल रखी मैंने और बॉल से इसे पेपर को अंदर दबा दिया और उठा लिया। तो वो जो बॉल है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, वो ये है आपका बना हुआ है। ये स्फीयर है, सर्किल नहीं है। अब देखना जरा ध्यान से, वो तो बॉल है और मैंने, देखो मैं यहां निशान बना रहा हूं, ये काला, ये निशान मेरा कहां पड़ रहा है? ये निशान आ रहा है बिल्कुल सरकमफ्रेंस ऑफ ट्यूब पर। ये कहां आ रहा है? ये सरकमफ्रेंस ऑफ ट्यूब पर। ये जो मेरा ये टाइम जहां मेरी उंगली चल रही है, दिस इज द सरकमफ्रेंस ऑफ ट्यूब। तो इसका अपना भी तो सेंटर होगा ना कहीं,
इसका अपना सेंटर कहाँ होगा, इसका अपना सेंटर यहां होगा। ध्यान दीजिए, इस टाइम इस पेन के टिप को देखिए आप, जो आपका रेडियस मेनिस्कस है, मेनिस्कस एक स्फीयर की फॉर्म में, उसका सेंटर यहां है, जहां इसका टाइम मेरे पेन के टिप है। और ये जो सर्किल बन गया है, इसका सरकमफ्रेंस, इसका रेडियस कहाँ है, इसका रेडियस यहाँ है, सेंटर यहाँ है, जहां इस टाइम मेरी पेन की टिप है। अलग अलग है दोनों सेंटर। और इस सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, किनारे तक की डिस्टेंस, रेडियस ऑफ ट्यूब, इट इज नॉट द रेडियस ऑफ मेनिस्कस। आ जाइए अब इस पर, सिंपल है बिल्कुल। अब ग्रीन पेन से मैं बना रहा हूं, देखो ये भी लिक्विड की सरफेस ही है, लेकिन किसके किनारे बनाए ये मैंने, ये बनाए हैं किसके किनारे, ये किनारे बनाए हैं, ये किसका, कैपिलरी ट्यूब का किनारा है, किनारे किनारे पर। और ये क्या है, ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर वो है जहां तक ये दबा हुआ है, इसलिए। अब सेंटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब ओ डैश, और सेंटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब के से कैपिलरी ट्यूब तक रेडियस है कितनी, आर। सिर्फ डायग्राम समझना और कुछ भी नहीं। एक लिक्विड के अंदर की तरफ मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली इनटू द लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक लाइन ड्रॉ कर ली अलोंग द टेंजेंट अलोंग द मेनिस्कस। इन दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा। एंगल बिटवीन अ लाइन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनटू द लिक्विड एंड द टेंजेंट ऑन द सरफेस, दोनों के बीच का बना हुआ एंगल ऑफ कांटेक्ट। थीटा क्या है यहां, थीटा है एंगल ऑफ कांटेक्ट, करेक्ट। अब मैं एक लाइन और यहां ड्रॉ कर देता हूं, आपका ट्रायंगल पूरा हो गया। दिस पॉइंट इज पी, नहीं पी नहीं, मैं तो कुछ और लिखूं इस पॉइंट को, पॉइंट इज बी, बी लिख देता हूं, क्योंकि पी से तो हम प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ करी है और ये ब्लैक लाइन ड्रॉ करी है, इनके दोनों के बीच एंगल कितना है, 90। उसमें से एक पार्ट चला गया थीटा, तो दूसरा पार्ट ये कितना बचा बताइए, ये बना आपका 90 माइनस थीटा। इसके बाद फिर देखिएगा जरा ध्यान से, दो लाइन है आपके पास, एक तो ये रही जो टेंजेंट ड्रॉ करी आपने सर्किल पर, और एक ये है रेडियस वेक्टर। रेडियस और टेंजेंट आपस में एक दूसरे के कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ये टेंजेंट और जहां ये देखो ना, इस सर्किल पर टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री। 90 में से एक पार्ट है कितना, 90 माइनस थीटा, तो दूसरा पार्ट ये वाला कितना बचा आपका, थीटा बचा। 90 में से एक पार्ट, दो पार्ट है 90 के, एक पार्ट है 90 माइनस थीटा, दूसरा पार्ट कितना बचा, 90 माइनस थीटा में से थीटा सब्ट्रैक्ट कर दो, 90 में से 90 माइनस थीटा सब्ट्रैक्ट कर दो, थीटा बचा। अब सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से देखना, ट्राइंगल बी ओ डैश ओ, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी ओ डैश ओ, बी ओ डैश ओ, कॉस थीटा लगा लो सीधा यहां पर। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है इसका, बी ओ डैश, और हाइपोटेन्यूज कितना है, बी ओ। कितना है ये बेस, स्मॉल आर, विच इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, और ये हाइपोटेन्यूज कितना है, कैपिटल आर। तो यहां से देखना स्मॉल आर कितना निकल कर आएगा, बताओ कितना निकल कर आएगा स्मॉल आर, कैपिटल आर कॉस थीटा। जरा खुद, हमें तो आर चाहिए ना, कैपिटल आर चाहिए। क्या चाहिए, कैपिटल आर, इसे हटाना है। तो कैपिटल आर कितना बनेगा बोलो, आर बाय कॉस थीटा, और कैपिटल आर की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो क्या बना आपके लिए, एच इज इक्वल टू 2s, और कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, 2s कॉस थीटा अपॉन में स्मॉल आर रो जी मीटर। दिस इज द एसेंट फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ये बन गया रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, और थीटा क्या है, थीटा यहां है एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है।
एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर लिक्विड ऐसा है जो सॉलिड की सरफेस को भिगा रहा है तो ये ऊपर चढ़ गया लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में, ठीक है। जो लिक्विड इस सॉलिड की सरफेस को भिगा नहीं रहा है, यानी कि मरकरी और ग्लास का कॉम्बिनेशन, उसमें लिक्विड ऊपर चढ़ने के बजाय और नीचे आ जाएगा। कौन मुझे एक्सप्लेन कर सकता है इस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है उसका रीजन कि मरकरी कैपिलरी ट्यूब के अंदर और नीचे क्यों चला जाएगा। यहां इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है, देखने वाली नजर चाहिए, सिर्फ लिखा हुआ है यहां। जो लिक्विड सरफेस ऑफ सॉलिड को भिगाते नहीं है वो ऊपर चढ़ने के बजाय और नीचे चले जाएंगे। किससे बड़ा हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है कि जो लिक्विड सॉलिड की सरफेस को भिगाते नहीं है उनके लिए क्या है? उनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो जब आप यहां ग्रेटर देन 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी निगेटिव में और एच की वैल्यू निगेटिव में आएगी। मतलब राइज करने के बजाय उल्टा लिक्विड क्या होगा? नीचे की तरफ फॉल कर जाएगा। और अगर चांदी के लिए आप ले, चांदी की बिल्कुल प्योर चांदी की कैपिलरी ट्यूब और प्योर वाटर में आप डुबाएं तो यहाँ क्या रखोगे? cos 90 की वैल्यू 0, एच की वैल्यू कितनी? मतलब कि कैपिलरी ट्यूब आपने बना ली, चांदी की कैपिलरी ट्यूब प्योर वाटर में आपने डुबो दी, तो ना लिक्विड उसके अंदर वाटर आपका राइज करेगा और ना फॉल करेगा, वही रहेगा। कैपिलरी ट्यूब के अंदर भी वही लेवल रहेगा जो लेवल बाहर की तरफ बना हुआ है।